अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पर केंद्र सरकार को और अधिक अधिकार देने वाले विवादास्पद विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 नाम के इस विधेयक के राज्यसभा से पास होने पर इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। तब सिर्फ राष्ट्रपति का दस्तखत बाकी रहेगा और गजट अधिसूचना जारी करने जैसी औपचारिकता ही बाकी रहेगी। ये विधेयक सीधे तौर पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देता है। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए जाहिर तौर पर यह अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होता है। अब तक दिल्ली की विधानसभा सिर्फ 3 मामलों में कानून नहीं बना सकती है, पुलिस, शांति व्यवस्था और भूमि। लेकिन इस विधेयक के कानून बनते ही अब हर कानून के लिए उसे उपराज्यपाल से सहमति लेनी होगी। वह किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सुधरते हुए रिश्तों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों के लोगों से लगातार संपर्क में है और दोनों पक्षों से बात कर रहा है। इसका यह भी कहना है कि अबू धाबी ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बात भी करवाई है। ये कहा जा सकता है कि यूएई एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने में भी यूएई की भूमिका रही है। जिसके बाद सवाल उठा है कि क्या भारत और पाकिस्तान आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे से संपर्क में हैं और स्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के मामले में सोमवार का दिन बेहद नाटकीय घटनाक्रमों में रहा। इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पवार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह द्वारा लगाया गया यह आरोप कि फरवरी में सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात हुई थी, ये गलत है। उन्होंने कहा कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख कोरोना संक्रमण के कारण नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 17 फरवरी तक वह घर में आइसोलेट थे। तो वहीं पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर इस मामले को रोचक बना दिया। मालवीय ने 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो रीट्वीट किया और कहा कि पवार का यह झूठ गिर गया है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पवार ने देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का जो पर्चा पत्रकारों को दिखाया, क्या वह फर्जी है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है। परमबीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। परमबीर सिंह ने अर्जी में यह भी कहा है कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देशमुख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होनी चाहिए। परमबीर सिंह ने यह दावा किया था कि अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मुंबई में होटल और बार से उनके लिए हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करें, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को लेकर सोमवार को संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने कहा, ये 3 पहियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर एक को 100 करोड़ की वसूली करने को कहा जा रहा है तो साल भर में यह आंकड़ा 1200 करोड़ और 5 साल में ये 6000 करोड़ बैठता है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तो शिवसेना को मिर्ची क्यों लग रही है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मुंबई में अगर ऐसा होगा तो पूरे देश में इसे फॉलो किया जाएगा। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मुद्दे को उठाया। हंगामे के बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ रविवार को दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। बैठक में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों में कोई सत्यता नजर नहीं आ रही है। पहले परमबीर सिंह के आरोपों की जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी असम दौरे पर हैं। आज उन्होंने खुमताई में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के यहाँ दो धड़े काम करते हैं और दोनों ने ही लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र और शकुनी से करते हुए कहा कि धृतराष्ट्र महाभारत में अंधे शासक के तौर पर जाने जाते हैं और शकुनी राजनीतिक साजिशकर्ता। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार माफिया की तरह काम कर रही है। वो विकास का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन उसने कुछ भी विकास नहीं किया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी में रहकर बागी रुख दिखाने वाले G23 नेताओं में से एक नेता को जगह दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में असंतुष्ट नेताओं में से केवल मनीष तिवारी को जगह मिली है। बाकी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज बब्बर जैसे नेताओं को अनदेखा किया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने छात्रों के नाम लिखी एक चिट्ठी में उन्हें सुपर हीरो करार दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि आपकी गंभीर राजनीतिक बुद्धिमत्ता व नैतिक साफगोई के सामने अशोक एक संस्था के रूप में मुजरिम बना खड़ा है। आपने उन चीजों का विरोध किया है जिन्हें हम आपके अग्रज के रूप में नहीं समझ सके। उन्होंने इसके आगे लिखा, आपका विरोध दो लोगों के लिए नहीं था, यह अशोक की एक संस्थागत प्रतिबद्धता के लिए। प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफों के बाद अशोक विश्वविद्यालय ने उन स्थितियों पर दुख जताया है जिनकी वजह से इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और इसके साथ ये माना है कि संस्थागत प्रक्रिया में त्रुटियां हुई हैं। लेकिन इसके साथ विश्वविद्यालय के चांसलर रुद्रांशु मुखर्जी ने छात्रों, शिक्षकों व पूर्व छात्रों को एक चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय के संस्थापकों के इस दावे का समर्थन किया है कि उन्होंने कभी भी अकादमिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फहरिस्त में बेस्ट तमिल फिल्म की कैटेगरी में असुरन को और एक्टर धनुष को असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए द ताशकंद फाइल्स को अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में बी प्राक को केसरी फिल्म की तेरी मिट्टी गाने के लिए सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा पिछले साल मई महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो पाई थी। आते ही विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। बता दें, तीरथ सिंह रावत हाल ही में कुंभ में शामिल हुए थे। इसके अलावा रविवार भी उन्होंने एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके कारण कोरोना के फैलने की चिंता और बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब हर रोज कुंभ से 10 से 20 तीर्थयात्री कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 6 से 8 हफ्तों का फासला होने से बेहतर परिणाम आता है। लेकिन यही केंद्र सरकार अब तक इस टीके को 4 हफ्ते के अंतराल पर लगवाती रही है। वह भी तब जब क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट के विश्लेषण से यह बात सामने पहले ही आ गई थी कि 12 हफ्ते के अंतराल पर दोनों खुराक लगाने से बेहतर परिणाम आते हैं। अब इसी केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि बेहतर परिणाम के लिए वे 6 से 8 हफ्तों के बीच इस टीके को लगवाएं। तो सवाल है कि जब पहले ही ऐसी रिपोर्टें आ गई थीं, तो फिर 4 हफ्ते के अंतराल को क्यों चुना गया? कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने के लिए समय सीमा में बदलाव को लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि कोविशील्ड की दूसरी खुराक को 6 और 8 सप्ताह के बीच देने पर सुरक्षा बढ़ी हुई लगती है। लेकिन ये जो बात सरकार ने पत्र में कही, उससे जुड़ी रिपोर्ट विज्ञान की पत्रिका लैंसेट में पहले ही आ गई थी। पत्रिका में 19 फरवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि 6 हफ्ते के अंतराल से पहले कोविशील्ड की 2 खुराक लगाने से वह वैक्सीन 55.1% ही प्रभावी थी, जबकि उन खुराकों के बीच 12 हफ्ते का अंतराल था। जबकि उन खुराकों के बीच जब 12 हफ्तों का अंतराल था तो 81.3% प्रभावी थी। वहीं इन उठ रहे सवालों का जवाब कर्नाटक की कोविड तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष M.K. सुदर्शन देते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी के लिए पहली खुराक से 3 महीने यानी 12 सप्ताह के अंतराल पर लोगों को टीका लगाना मुश्किल होगा। कई कारणों से लोग टीका लगवाने नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले किए गए ऐसे ही अध्ययनों पर बहस करने के बाद 2 खुराक के बीच 4 सप्ताह के अंतराल पर फैसला किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।